हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इवेपोरेशन और बॉइलिंग के टॉपिक्स पर। तो हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि पानी जो है वो दो तरीके से वेपोराइज हो सकता है। पहला तो ये कि यदि हम किसी बर्तन में पानी को लेकर इसे खुले में छोड़ दें और 1-2 दिन के बाद हम इसे देखें तो हम ये पाते हैं कि पानी का जो लेयर है वो घट चुका है, मीन्स यह वेपर में कन्वर्ट हो चुका है। और यदि किसी बर्तन में पानी को लेकर इसे गर्म करें तो कुछ समय बाद इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते करते इसके बॉइलिंग पॉइंट यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा और पानी बॉयल करने लगेगा, जिससे कि यह तेज़ी से वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा। तो पहले वाले प्रोसेस में हमने पानी को हीट प्रोवाइड नहीं किया, फिर भी हमने ये देखा कि जो पानी है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर ही वेपर में कन्वर्ट हो गया है। जबकि दूसरे कंडीशन में हमने पानी को हीट प्रोवाइड किया है, जिससे कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते करते इसके बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचता है और वाटर जो है वो आसानी से वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। तो यदि कोई लिक्विड सब्सटेंस अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम किसी भी टेम्परेचर पर अपने गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा होता है तो यह प्रोसेस जो है वो इवेपोरेशन कहलाता है। लेकिन यदि कोई लिक्विड सब्सटेंस अपने बॉइलिंग पॉइंट पर गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा होता है तो यह प्रोसेस बॉइलिंग कहलाता है। तो इवेपोरेशन को हम इस प्रकार से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि The phenomenon of change of a liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation। जबकि बॉइलिंग के बारे में हम कह सकते हैं कि the phenomenon of change of a liquid into vapor at its boiling point is called boiling। यानी कि इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो बॉइलिंग पॉइंट से कम किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है, जबकि बॉइलिंग का जो प्रोसेस है वो सिर्फ लिक्विड सब्सटेंस के बॉइलिंग पॉइंट पर ही संभव है। तो इस प्रकार से हम इनका डेफिनेशन दे सकते हैं। अब हम चलते हैं इनके डीप कंसेप्ट की तरफ। तो पहले हम देखते हैं इवेपोरेशन के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े हुए होते हैं, जो कि सॉलिड में यह फोर्स सबसे ज़्यादा, लिक्विड में थोड़ा कम और गैसियस पार्टिकल्स के बीच यह फोर्स बहुत ही कम यानी कि हम कह सकते हैं कि नेग्लिजिबल होता है। तो अट्रैक्शन फोर्स कम होने के कारण लिक्विड और गैस के पार्टिकल्स लगातार इधर उधर मूव करते रहते हैं। लेकिन लिक्विड पार्टिकल्स कम स्पीड से मूव करते हैं, परंतु जो वेपर के पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहे होते हैं। तो जब लिक्विड के पार्टिकल्स इधर उधर गति कर रहे होते हैं तो चूँकि इनके सभी पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होता है, यानी कि कोई पार्टिकल्स कम स्पीड से तो कोई ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा होता है। तो पार्टिकल्स के मूवमेंट के कारण इनके बीच कोलिजन यानी कि टक्कर भी होते रहता है। तो जब लिक्विड के सरफेस पर स्थित कोई हाई काइनेटिक एनर्जी वाला पार्टिकल लो काइनेटिक एनर्जी वाले पार्टिकल्स के साथ कोलाइड कर जाता है, यानी कि स्पीडली मूव कर रहा कोई पार्टिकल जब कम स्पीड से मूव करने वाले पार्टिकल्स के साथ टकराती है तो लो काइनेटिक एनर्जी वाला पार्टिकल अपनी कुछ एनर्जी टकराने वाले हाई काइनेटिक एनर्जी वाले पार्टिकल को ट्रांसफ़र कर देती है, जिससे कि हाई काइनेटिक एनर्जी वाले पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाती है। साथ ही साथ यह अपने आसपास के कुछ पार्टिकल्स से भी कुछ एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेती है। अब इस पार्टिकल के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है जिससे कि यह अपने आसपास के पार्टिकल्स के साथ जिस अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ा हुआ होता है उस अट्रैक्शन फोर्स को ओवरकम कर लेती है, यानी कि उसे तोड़कर इस लिक्विड से बाहर आ जाती है और वेपर के पार्टिकल का रूप ले लेती है। और भी दूसरे पार्टिकल्स के साथ यही घटना होता है, जिससे कि वेपर पार्टिकल में कन्वर्ट होते रहता है और इस प्रकार पानी जो है वो धीरे धीरे वाष्प में कन्वर्ट होते रहता है, यानी कि पानी जो है वो इवेपोरेट होते रहता है। तो इस प्रकार से इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो पूरा होता है। अब हम समझेंगे बॉइलिंग के बारे में कि जब कोई लिक्विड बॉयल हो रहा होता है तो क्या होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यदि हम किसी लिक्विड सब्सटेंस जैसे कि पानी को गर्म करते हैं तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है और जब टेम्परेचर इसके बॉइलिंग पॉइंट यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर आ जाए तो अब यह लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट हो जाता है और अपने गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने लगता है। तो बॉइलिंग के प्रोसेस में होता यह है कि जब किसी लिक्विड को हीट प्रोवाइड किया जाता है तो बर्तन में भरे हुए इस पूरे लिक्विड सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ करता है, जिससे कि न सिर्फ इसके सरफेस के पार्टिकल्स बल्कि लिक्विड के सभी पार्टिकल्स तेज़ी से मूव करने लगते हैं। और जैसे जैसे हीट कॉन्स्टेंटली दिया जाता है इनका मूवमेंट भी तेज़ होता जाता है
और जब लिक्विड का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट यानी कि पानी के लिए यह टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो पार्टिकल्स का मूवमेंट इतना बढ़ जाता है कि अब इनके बीच का जो वीक अट्रैक्शन फोर्स है वो पूरी तरह से टूटने लगता है और ये पार्टिकल्स इस लिक्विड को पेनिट्रेट करके इससे बाहर निकलने लगते हैं, यानी कि वेपर के पार्टिकल का रूप ले लेते हैं। और इसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर इस पानी के सभी पार्टिकल्स बहुत ही तेज़ी से वेपर पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते रहते हैं, जिससे कि पानी का जो लेयर होता है वो इवेपोरेशन के मुकाबले काफ़ी तेज़ी से कम होता जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो बॉइलिंग का प्रोसेस है वो इवेपोरेशन के मुकाबले बहुत ही फास्ट होता है। इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे बॉइलिंग का प्रोसेस जो है वो पूरा होता है। अब हमने बॉइलिंग के प्रोसेस को भी समझ लिया है, तो चलिए अब हम इनके बीच के डिफरेंस के साथ इन्हें समराइज़ करते हैं। तो इनके बीच पहला डिफरेंस तो इनके डेफिनेशन से ही हमें पता चलता है कि जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है वो लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से कम किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है, जबकि बॉइलिंग का जो प्रोसेस है वो सिर्फ लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पर ही संभव है। दूसरा, जैसा कि हमने देखा था कि इवेपोरेशन प्रोसेस में जो है वो सरफेस के पार्टिकल्स वेपोराइज हो रहे थे, जबकि बॉइलिंग प्रोसेस में लिक्विड के जो पार्टिकल्स थे वो पूरे लिक्विड से वेपोराइज हो रहे थे। तो हम दूसरा डिफरेंस ये कह सकते हैं कि इवेपोरेशन टेक्स प्लेस ओनली एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड वेयर एज बॉइलिंग टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लिक्विड। मीन्स इवेपोरेशन जो है वो एक सरफेस फिनोमिनन है, जबकि बॉइलिंग जो है एक हम कह सकते हैं कि बल्क फिनोमिनन है, क्योंकि यह प्रोसेस जो है वो पूरे लिक्विड में हो रहा होता है। अब चूँकि इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो बॉइलिंग के मुकाबले काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है, तो हम कह सकते हैं कि इवेपोरेशन इज़ ए स्लो प्रोसेस वेयर एज बॉइलिंग इज़ ए क्विक प्रोसेस। अब चौथा डिफरेंस हम ये कह सकते हैं कि इवेपोरेशन प्रोसेस में हमें किसी बाहरी एनर्जी के सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो आसपास के एनर्जी से ही पूरी हो जाती है। लेकिन बॉइलिंग के प्रोसेस के लिए हमें एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो इस प्रकार से हमने इनके बीच के डिफरेंस को भी जाना। इसके अलावा भी कोई डिफरेंस आप जानते हों तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। अब इसके अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन प्रोसेस को प्रभावित करते हैं। तो इस वीडियो को अब यहीं एंड करते हैं। थैंक्स।